नमस्कार साथियों। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में। तो द ग्रैंड मास्टर सीरीज, उत्तर प्रदेश की ग्रैंड मास्टर सीरीज में हम 20 नंबर जो उत्तर प्रदेश जीके से पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश के विभिन्न एग्जामों में, उनको कवर कर रहे हैं। तो आज की जो 5वीं क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे क्लाइमेट किसे कहा जाता है। तो किसी भी स्थान की 30 वर्ष या उससे अधिक अवधि की जो औसत मौसमी दशाओं को जलवायु कहा जाता है। ठीक है, तो कोई भी स्थान हुआ तो उस स्थान की 30 वर्ष या उससे अधिक, तो याद रखना 30 ईयर या उससे अधिक की जो अवधि होती है, ठीक है, औसत अवधि होगी, उसको जो हम कहेंगे जलवायु कहते हैं। अब बात करेंगे जलवायु के तत्वों के बारे में। तो भैया जलवायु के विभिन्न तत्व होते हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो टेम्परेचर यानी तापमान होता है, प्रेशर वायुदाब, ह्यूमिडिटी की बात करेंगे, विंड और प्रेसिपिटेशन। तो ये जलवायु के विभिन्न तत्व हैं। अब आपको याद रखना है जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु सामान्यतः उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। याद रखिए, तो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट जो है वो उत्तर प्रदेश की जलवायु है। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। अब जलवायु के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो 3 क्लासिफिकेशन जो है जलवायु के वो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिनमें पहला क्लासिफिकेशन है कोपेन का क्लासिफिकेशन। तो कोपेन क्लासिफिकेशन क्या है ये बहुत पूछा जाता है। तो CWG क्लाइमेट क्लासिफिकेशन जो है वो कोपेन का क्लासिफिकेशन है। तो पूछे कि CWG जो क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया था, तो वो कोपेन ने दिया था। अब CW और G इसका जो मतलब है वो क्या होता है, तो सी का मतलब होता है वार्म टेम्परेट क्लाइमेट, इसका मतलब होता है उष्ण समशीतोष्ण जलवायु की बात करता है। डब्ल्यू से मतलब होता है ड्राई विंटर यानी शुष्क शीत ऋतु, और जी का मतलब होता है गंगा प्लेन यानी गंगा मैदान प्रकार। तो याद रखना उत्तर प्रदेश कोपेन वर्गीकरण के अनुसार CWG यानी ड्राई विंटर मॉनसून टाइप में आता है। तो अगर पूछे कि कोपेन क्लासिफिकेशन के अनुसार उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, तो भैया कोपेन क्लासिफिकेशन के अनुसार CWG यानी कि ड्राई विंटर मॉनसून टाइप जो है उसमें उत्तर प्रदेश आता है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है ट्रिवार्था का क्लासिफिकेशन। इसके अनुसार याद रखना जो कहता है इन्होंने, जो ट्रिवार्था ने क्लासिफिकेशन दिया है वो दिया है CAW क्लासिफिकेशन, जिसका मतलब होता है सी फॉर सब ट्रॉपिकल, ए का मतलब हॉट समर और डब्ल्यू का मतलब होता है ड्राई विंटर। तो उत्तर प्रदेश की बात करेंगे ट्रिवार्था के क्लासिफिकेशन के अनुसार आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय, जिसको हम कहते हैं हमिड सब ट्रॉपिकल जलवायु वाला राज्य। तो अगर पूछे कि ट्रिवार्था के क्लासिफिकेशन के अनुसार कौन है, तो हमिड सब ट्रॉपिकल जलवायु वाला राज्य है, हिंदी में जिसको कहेंगे आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय है। जिसमें सी का मतलब पूछ सकता है कि ट्रिवार्था क्लासिफिकेशन में CAW है, तो उसमें सी स्टैंड फॉर, सी का मतलब क्या होता है, तो इस ठीक है, तो ये सब ट्रॉपिकल है। ए का मतलब होता है हॉट समर होता है, और डब्ल्यू का मतलब होता है ड्राई विंटर। तो याद रखना ये पूछा जा सकता है। अब जो बहुत महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन है वो है RL सिंह क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो RL सिंह के अनुसार जलवायु प्रदेशों को निम्न भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करेंगे RL सिंह के अनुसार, वो है सब हमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। तो याद रखिए सब हमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट अगर पूछा जाए ये कहाँ पाया जाता है, तो ऊपरी गंगा मैदान में। याद रखना ऊपरी गंगा मैदान में सब हमिड कॉन्टिनेंटल जो क्लाइमेट है वो पाई जाती है, RL सिंह ने ये बताया हुआ है। दूसरा है सब हमिड ट्रांजिशनल क्लाइमेट। तो जो सब हमिड ट्रांजिशनल क्लाइमेट है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है कि RL सिंह के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की क्लाइमेट पाई जाती है, तो याद रखना सब हमिड जो ट्रांजिशनल क्लाइमेट है ये पाई जाती है। अब बात करेंगे कि दक्षिणी सोनभद्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है RL सिंह के अनुसार, तो हमिड साउथ ईस्टर्न क्लाइमेट। याद रखना कौन सा, हमिड साउथ ईस्टर्न क्लाइमेट जो है वो सोनभद्र के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। अब एक क्लाइमेट जो है RL सिंह के अनुसार सेमी एरिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो ललितपुर जो जिला है उसमें सेमी एरिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाई जाती है, ये बात याद रखना। इसके बाद एक होता है सेमी एरिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जिसको हिंदी में अर्ध शुष्क
उपोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। तो याद रखिए आर.एल. सिंह के अनुसार ये निम्न जो है भागों में आर.एल. सिंह ने बांटा है। सब हमें कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट ऊपरी गंगा के मैदान में है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सब हमें ट्रांजिशनल क्लाइमेट है। सोनभद्र की बात करेंगे तो हमें साउथ ईस्टर्न क्लाइमेट है। ललितपुर में सेमी एरिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट और एक सेमी एरिड सब ट्रॉपिकल होता है। तो पूछ लिया जाता है कि ललितपुर में किस प्रकार की क्लाइमेट है, सोनभद्र में किस प्रकार की क्लाइमेट है आर.एल. सिंह के अनुसार। ठीक है, अब बात करेंगे तो राज्य की लगभग जो 90% वर्षा है, याद रखिए लगभग 90 या 85 से 90 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 85 से जो है वो 95, ठीक है, 90 के परसेंट के करीब आपको देखने को मिल सकता है, कहीं कहीं 85, कहीं कहीं 90। तो इतनी वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से मिलती है। तो याद रखना साउथ वेस्टर्न की बात कर रहा है, तो जो साउथ वेस्टर्न मानसून है दक्षिण पश्चिम मानसून से 90% वर्षा होती है। वर्षा का जो मुख्य काल जून से सितंबर, तो ये जो 4 महीने हैं आपको याद रखना, जून जुलाई अगस्त सितंबर, मोस्ट ऑफ द जो वर्षा है वो इन 4 महीनों में हो जाती है। अब यहाँ जो है कोई महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद रखना है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तो याद रखना जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर तुलना में हम बात करेंगे तो जो है वो अधिक वर्षा होती है। और वहीं अगर नॉर्थ और साउथ की बारे में बात करेंगे तो नॉर्थ में जो है वो साउथ की तुलना में जो है अधिक वर्षा होती है। तो वर्षा की परिवर्तनशीलता पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है। ठीक है, तो जैसे जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो वर्षा की जो परिवर्तनशीलता है वो बढ़ती जाएगी। अब अगर बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ और सूखे का प्रमुख कारण क्या है, तो भाई हम पहले ही बता चुके हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में महज 4 महीनों में 90% वर्षा हो जाती है। ठीक है, जब 4 महीनों में 90% वर्षा हो जाएगी तो बाकी के जो 8 महीने हैं वहां पे सूखा जो होता है देखने को मिल जाता है। और जब 4 महीने लगातार वर्षा होगी तो जिससे जो है बाढ़ देखने को मिल जाती है। तो सूखे और बाढ़ का प्रमुख कारण ये है कि 4 महीनों में बरसात जो है वो केंद्रित है। तो अब उत्तर प्रदेश में जलवायु के बारे में हम बात करने वाले हैं। अभी हमने देखा है उत्तर प्रदेश की जलवायु जो होती है वो कैसी है, वो याद रखना उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि किस प्रकार की जलवायु है। बाकी कोपेन वर्गीकरण हमने CWG वर्गीकरण कोपेन का देख लिया है। ठीक है, इसके बाद ट्रिबाथा का CAW क्लासिफिकेशन हम देख चुके हैं। आर.एल. सिंह का क्लासिफिकेशन अभी हमने जो है डिटेल में नहीं देखा था। तो अब आपको याद रखना है सबसे पहला जो जलवायु था उप आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु। ठीक है, तो उप आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु की बात करने वाले हैं। अभी हमने इंग्लिश में देखा था कि सब हमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट की बात करेंगे। ठीक है, तो सब हमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट की बात करेंगे उप आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कहाँ पाया जाता है, तो ऊपरी गंगा के मैदानी क्षेत्र में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है वहां उप आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। तापमान की बात करेंगे जुलाई में तो 25 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान रहेगा। जनवरी में 17 से 25 के बीच में। और औसत जो वार्षिक वर्षा है वो 75 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा है, याद रखना। पूछ लिया जाता है कि उप आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु वाले क्षेत्र में जो औसत वार्षिक वर्षा है वो कितनी है। दूसरा है उप आर्द्र संक्रामक जलवायु, याद रखना सब ट्रांजिशनल क्लाइमेट की बात कर रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में पाया जाता है। जुलाई में तापमान 25 से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलेगा। वहीं जनवरी की बात करेंगे तो 25 से लेकर के याद रखना 30 के बीच में या 25 के आसपास भी आपको देखने को मिल सकता है, 20 से 30, यानी औसतन जो है तापमान 25 डिग्री सेल्सियस ही आपको देखने को मिलेगा। वार्षिक वर्षा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है। वार्षिक वर्षा वाला क्वेश्चन आता है कि उप आर्द्र संक्रामक जलवायु में या उप आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, तो 100 से 200 सेंटीमीटर है। अब बात करेंगे आर्द्र दक्षिण पूर्व जलवायु। ठीक है, तो इसकी हमने बात की थी कि सोनभद्र जिले का जो दक्षिणी भाग है वहां पे आर्द्र दक्षिण पूर्व जलवायु पाई जाती है। तापमान की बात करेंगे तो जुलाई की बात करें 25 से 35 है और 12 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान जनवरी में होता है। और वार्षिक वर्षा यहाँ भी 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। अब ललितपुर जिले की बात करेंगे तो अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है ललितपुर जिले में, याद रखना अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय जलवायु। और यहाँ वर्षा बहुत कम, महज 50 से 100 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। पांचवा हमने देखा था अर्ध शुष्क उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के बारे में बात करेंगे
तो जितने भी पश्चिमी सीमा के साथ जिले लगे हुए हैं, जिसमें आप देख लेंगे सहारनपुर, शामली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, तो जितने भी पश्चिमी जिले हैं, याद रखना उत्तर प्रदेश के, ये जो जिलों की बात कर रहा है, ये वाला जो एरिया होगा उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर अर्ध शुष्क उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु जो है वो आपको देखने को मिलेगी। ये बात आपको याद रखना है। यहाँ पे जुलाई में तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा, ठीक है। जनवरी में 15 से 25, और वार्षिक वार्षिक वर्षा बहुत ही कम होती है, 25 से लेकर के 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। तो ये बात याद रखना। अगर हम कोई देखेंगे तो सबसे पहले कहता है जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु है, ठीक है। मुख्य रूप से वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। जैसे हम पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे तो वर्षा में कमी होती जाती है, क्योंकि पूर्वी क्षेत्र में बरसात ज्यादा होती है और पश्चिमी क्षेत्र में बरसात जो है वो कम होती है। अब बात करेंगे राज्य में जो विभिन्न भाग हैं उनमें तापमान और जो वर्षा है उनके में क्षेत्र के आधार पर विविधता पाई जाती है। और क्या विविधता है वो हम RL सिंह के कहता है जलवायु क्षेत्र जो है क्लासिफिकेशन में देख चुके हैं कि कहाँ पे कितना तापमान और कितनी वार्षिक वर्षा होती है। तो याद रखना एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण आता है, या तो वार्षिक वर्षा से रिलेटेड पूछ लिया जाएगा या पूछ लिया जाएगा निम्न में से कौन सा क्लासिफिकेशन का भाग है RL सिंह का है या नहीं है, या RL सिंह या कोपेन के अनुसार या ट्रिवार्था के अनुसार किस प्रकार की जलवायु उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। अब उत्तर प्रदेश की ऋतुओं की बात करेंगे, 4 ऋतुएं होती हैं, ठीक है। शीत ऋतु, एक उष्ण ऋतु जिसे ग्रीष्म ऋतु भी कहते हैं, एक दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु होती है, और एक रिट्रीटिंग मानसून जिसको वापस लौटता मानसून कहते हैं हिंदी में, होती है। तो चारों के बारे में आपको खासकर बरसात कितनी होती है और औसत तापमान, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है ऋतुओं का। और दूसरा समय कि किस समय में जो है ऋतु होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे शीत ऋतु की। तो भाई जनवरी की बात करेंगे ठीक है। जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है, ठीक है। शीत ऋतु की हम बात कर रहे हैं तो शीत ऋतु मध्य नवंबर से फरवरी में तक पाई जाती है, ठीक है। तो याद रखना नवंबर की बात कर रहे हैं, नवंबर से लेकर के जो फरवरी है, फरवरी तक आपका शीत ऋतु होगा। वो सबसे ठंडा महीना जो उत्तर प्रदेश में जो है वो जनवरी होता है। अच्छा, औसत तापमान कितना होगा? ठंड है तो महज 15 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम तापमान जो है वो शीत ऋतु में हमें देखने को मिलता है। अच्छा, अब दैनिक तापमान परिसर की बात करेंगे, 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, मतलब डिफरेंस की बात कर रहा है। तो राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में सबसे अधिक ठंडे जो होते हैं, याद रखना सबसे ज्यादा ठंड कहाँ पड़ती है, तो याद रखना जो उत्तर वाला एरिया है ये और ये, तो उत्तर पश्चिमी भाग में सबसे ज्यादा जो ठंड देखने को मिलती है, यहाँ पे शीतलहर देखने को मिलेगा, ओला और पाला देखने को मिलेगा, ठीक है। अब एक बात याद रखना, जैसे जैसे उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो याद रखना तापमान घटता है। तापमान क्यों घटता है? क्योंकि भैया बुंदेलखंड वाला एरिया जो है वो सबसे ज्यादा गर्म एरिया है, ठीक है। यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर तापमान घटता है, तो ये बात याद रखना, ठीक है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। उच्च दाब की स्थितियां विद्यमान रहती हैं, उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा की दक्षिणी शाखा है ये, ठीक है। यहाँ पे जलवायु जो है वायु स्थिर रहती है, शुष्क है, आकाश स्वच्छ रहता है, ठीक है। वर्षा रबी फसलों के लिए लाभदायक होती है, तो याद रखना रबी की फसलें जो है इसी टाइम पे लगाई जाती हैं। तो जो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो रबी फसलों के लिए ज्यादा लाभदायक है। अब अगर हम बात करेंगे उष्ण ऋतु या ग्रीष्म ऋतु, जो याद रखना मार्च से लेकर के मध्य जून तक रहती है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो सूर्य स्पष्ट रूप से कर्क रेखा की ओर जाता है, तापमान बढ़ेगा और मई में अधिकतम 42 डिग्री तक पहुंच जाता है, ठीक है। आजकल जो है वर्तमान में 42 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर हो चुका है, तो मई में बात करें 42 डिग्री पहुंच जाता है। यहाँ पे अगर देखा जाए बुंदेलखंड एरिया में अगर देखेंगे तो 45 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक 46 तक अब जो है नॉर्मल टेम्परेचर जा रहा है। दैनिक तापमान परिसर की अगर बात करेंगे तो 10 डिग्री से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच में डिफरेंस हो जाता है ना, कभी 30 और 30 से 42 भी हो सकता है, वो मानसून पे डिपेंड करता है। याद रखना उष्ण ऋतु में दोपहर में लू चलती है, ये बात याद रखना। पूछा जाता है किस ऋतु में जो है लू चलती है, लू का मतलब होता है गर्म और शुष्क हवाएं। इसके बाद शाम को धूल भरी आंधियां भी चलती हैं, ठीक है। आंधियों के साथ साथ कभी कभी वर्षा हो जाती है, ठीक है। तो याद रखना इसके बाद वर्षा की बात करेंगे 10 से 15 सेंटीमीटर के बीच होती है, महज 10 से 15 सेंटीमीटर के बीच में गर्मियों में आपको वर्षा देखने को मिलती है। और बुंदेलखंड याद रखना में ग्रीष्म ऋतु सबसे तीव्र होती है। क्वेश्चन आता है
कि सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है, बुंदेलखंड में पड़ती है। कहाँ पे? आगरा और झांसी सबसे अधिक गर्म जिले हैं उत्तर प्रदेश में, और बरेली में जो है वो न्यूनतम तापमान रहता है। तो ये बात आपको याद रखना कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम तापमान कहाँ रहता है, तो बरेली आप याद रखेंगे, याद रखना बरेली। और सबसे अगर अधिक पूछे तो आगरा और झांसी। तो ये 2 पॉइंट जो है बहुत अच्छे से हमें याद करने हैं। अब बात करेंगे हम मध्य जून से सितंबर तक आने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु के बारे में, ठीक है। तो जो मध्य जून से लेकर के सितंबर की बात करते हैं, जिसे मानसून काल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मुख्य रूप से जो है मानसून आता है। ग्रीष्म काल में उच्च तापमान के कारण उत्तरी मैदानों पर क्या होता है, निम्न दाब की स्थिति पैदा हो जाती है। अब दक्षिणी गोलार्ध जो है उससे व्यावहारिक जो हवाएं आकर्षित होकर दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत में जो है वो प्रवेश करती हैं। ये बात आपको याद रखना है। तो क्या होता है, 1 जून की बात कर रहा है कि भारत में मानसून कब आ जाता है, 1 जून को भाई केरल में आ जाएगा, और 15 जून तक उत्तर प्रदेश में गंगा के मैदान तक मानसून पहुंच जाता है। अब मानसून देखो 2 शाखाओं में विभाजित है, हम जानते हैं। एक तरफ देखें तो बंगाल की खाड़ी है, और दूसरी तरफ देखें तो अरब सागर है। तो एक तरफ बंगाल की खाड़ी, एक तरफ अरब सागर हो जाएगा। अब बंगाल की खाड़ी कहाँ है, तो भैया बंगाल की खाड़ी पूर्व में है। अरब सागर कहाँ है, अरब सागर पश्चिम में है। अब अगर पूछे कि सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश की जो अधिकांशतः वर्षा है वो बंगाल की खाड़ी शाखा से मिलती है। याद रखना, ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं हम। गंगा के मैदान में हालांकि दोनों शाखाएं मिल जाती हैं, और वर्षा की मात्रा हमें पता है कि जैसे जैसे पूरब से जाएंगे पश्चिम की ओर घटती जाती है, जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे तो भी वर्षा की मात्रा घटती जाती है। ये बात याद रखना, ठीक है। और परिवर्तनशीलता जो है पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ती है। इसका परिवर्तनशीलता बढ़ने का मतलब है वर्षा की मात्रा का कम हो जाना। अब कितनी जो है याद रखना वर्षा है, तो 100 से 200 सेंटीमीटर। याद रखिए ग्रीष्म ऋतु में महज कितना, 10 से 25 सेंटीमीटर वर्षा थी, और यहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर कहता है, याद रखना। ये पूरब में है, और पश्चिम में जो है वो 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा जो है वो आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे हम वापस लौटते हुए मानसून, जिसको हम कहते हैं रिट्रीटिंग मानसून के नाम से हम जो है अंग्रेजी में कहते हैं। तो अक्टूबर से लेकर के मध्य नवंबर तक, याद रखना कहाँ से, अक्टूबर से लेकर के मध्य नवंबर तक ये जो है वो पाया जाता है। तो सितंबर से अंत तक अगर बात करेंगे, निम्न दाब क्षेत्र गंगा के मैदान से दक्षिण की ओर खिसकना प्रारंभ कर देगा, ठीक है। तो गंगा के मैदान यानी उत्तर प्रदेश के साथ मानसून का अंत लाता है। तो मानसून की वापसी मानसून के आगमन की तुलना में तीव्र गति से होती है, याद रखना। मतलब आने में ज्यादा समय लगता है, लेकिन जाने में ज्यादा समय नहीं लगता। तो याद रखना, उत्तर प्रदेश की ऋतुओं से प्रश्न आते हैं कि सबसे ठंडा महीना कौन सा है, एक क्वेश्चन ये बन जाता है। इनका समय पूछ लिया जाता है, अधिकतम तापमान पूछ लिया जाता है, औसत वर्षा पूछ ली जाती है, सबसे अधिक गर्म और सबसे कम तापमान कहाँ रहता है, किस जिले में रहता है, ये पूछ लिया जाता है। और याद रखना, पूछ लिया जाता है कि सबसे अधिक वर्षा किस ऋतु से होती है, किस ऋतु में होती है। तो ये 4-5 चीजें जो है इन ऋतुओं के बारे में आपको याद रखनी है। अब उत्तर प्रदेश में वर्षा के वितरण की बात करेंगे, तो ये पॉइंट हम पहले ही देख चुके हैं कि लगभग 90% वर्षा जो है उत्तर प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। 4 महीनों यानी जून से सितंबर की बात करेंगे, वर्षा केंद्रित है, जिसके कारण बाढ़ और सूखे की संभावना बनी रहती है। अब एक बात और याद रखना, पूर्वी भाग पश्चिमी भागों की तुलना में अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, ये भी हम देख चुके हैं। पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, उसके बाद मध्य में, पर पश्चिमी और बुंदेलखंड। तो ये क्रम आपको याद रखना है। सबसे पहले याद रखना, बात करेंगे ईस्ट की, ठीक है। तो क्रम पूछ लिया जाता है एग्जाम में, क्रम में वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद जो है आपका सेंट्रल उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, इसके बाद वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, और फिर बात करेंगे बुंदेलखंड की। तो ये क्रम आपको याद रखना है, ठीक है। तो रेनफॉल ऑर्डर याद रखना, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, सेंट्रल यूपी, वेस्टर्न यूपी और बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर परिवर्तनशीलता, तो हमने देखा था पूर्वी उत्तर प्रदेश में परिवर्तनशीलता 25% से कम है, और बाकी का पूरे उत्तर प्रदेश में 25 से 50 के बीच में है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, यहाँ अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र नहीं है, या तो मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र है या कम वर्षा वाला क्षेत्र है। चलिए, तो अब हमें पढ़ना है मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन आता है, और कम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन आता है। तो भाई मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में बरसात कितनी होती है,
100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर के परास में वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है, कौन से एरिया है, तो उत्तरी भाग जो है जिसमें भावर और तराई क्षेत्र शामिल है। तो याद रखना, जो उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी भाग है, याद रखना ये जो पतली परत के रूप में यहाँ पे भावर तराई क्षेत्र देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा यहाँ पे याद रखिए 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर आपकी वर्षा देखने को मिलती है। कौन कौन से जिले हैं, सहारनपुर का उत्तरी भाग, महाराजगंज, कुशीनगर और बलरामपुर। तो ये बात याद रखना। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र पूछ सकता है कि मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र कौन है, तो भावर और तराई वाला क्षेत्र है। ठीक है, 100 से 200 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा देखने को मिलेगी। अब बात करेंगे कम वर्षा वाले क्षेत्रों के बारे में। ठीक है, तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में वर्षा कितनी होती है, महज 50 से लेकर के 100 सेंटीमीटर वर्षा। कौन सा एरिया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। कौन कौन से जिले, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। यहाँ बहुत कम वर्षा देखने को मिलती है। ठीक है, तो दो क्षेत्र हैं यहाँ पे, एक कम वर्षा वाले क्षेत्र और एक मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र। अत्यधिक अत्यधिक वर्षा जो है उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिलती है। अब फ्लड और ड्रॉट के बारे में देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की बात करेंगे हम, तो फ्लड प्रोन एरिया कौन से हैं और ड्रॉट प्रोन एरिया कौन से हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि फ्लड प्रोन एरिया कौन सा पार्ट है, ईस्टर्न, वेस्ट, सेंट्रल है या कहते हैं बुंदेलखंड रीजन है। तो याद रखना ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में फ्लड ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पे बरसात अधिक होती है, खासकर आपका जो तराई रीजन है। ठीक है, यहाँ पे नदियाँ भी उस प्रकार की पाई जाती हैं जिनमें वर्षा की मात्रा जो है जल्दी जो है अत्यधिक विशाल रूप धारण कर लेती है। अब मेजर रिवर की बात करेंगे, यहाँ पे घाघरा, राप्ती, गंडक और शारदा। याद रखना, घाघरा, राप्ती, गंडक, शारदा ये सारी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, खासकर जो तराई वाला रीजन है वहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे बाढ़ देखने को मिल जाती है क्योंकि ये नदियाँ उफान पे आ जाती है। अब ड्रॉट की अगर बात करेंगे, सूखा कहाँ पड़ता है, तो भाई हमें पता है सबसे ज़्यादा सूखा बुंदेलखंड में पड़ता है, खासकर झांसी आगरा वाला जो क्षेत्र है यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। कौन कौन सा, तो दक्षिणी और जो होता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सूखा जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, ये बात याद रखना। तो सबसे ज़्यादा बरसात ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा बरसात ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में और सबसे कम बुंदेलखंड में। अब अगर जिला पूछ लिया जाए तो भैया गोरखपुर की बात करते हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा बरसात होती है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इससे ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं आएगा, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा नहीं है, कौन सा है। चार पांच ऑप्शन देंगे तो आपको हेडिंग पता होनी चाहिए कि कौन से जो कारक है प्रभावित करते हैं। सबसे पहले लैटिट्यूड जिसको अक्षांश कहते हैं, एक महाद्वीपीयता प्रभाव जिसको कॉन्टिनेंटलिटी कहते हैं, हिमालय भी है, प्रेशर और विंड है। ठीक है, तो ये जो फैक्टर हैं ये इफेक्ट करते हैं। लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है भैया। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको दिख रही होगी 23 डिग्री 5 अंश नॉर्थ में, तो उत्तर प्रदेश कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अच्छा, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है कि नॉर्थ में, भाई नॉर्थ में है और सबसे बेहतरीन बात यह है कि ये करीब है, करीब होता है। तो यहाँ पे हाई एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलता है क्योंकि कर्क रेखा के करीब है। ठीक है, तो एक तो एनुअल टेम्परेचर भी हाई देखने को मिलता है और डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर भी हाई देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा क्या कहता है भाई, कॉन्टिनेंटलिटी का मतलब है ये समुद्र से बहुत दूर स्थित है, समुद्र से दूर स्थित है। तो परिणाम क्या है कि भैया समर जो है वो बहुत गर्म होते हैं और विंटर बहुत कोल्ड होती है, मतलब गर्मी में ज़्यादा गर्मी लगती है और ठंडों में ज़्यादा ठंड लगती है। इसी को एक्सट्रीम क्लाइमेट या चरम जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। बाकी हिमालय की बात करेंगे तो जो मानसूनी हवाएं आती हैं उनको रोकता है, तो उनके रुकने से ठीक है मानसूनी हवाएं टकराएंगी, बरसात होती है। इसके अलावा प्रेशर और विंड की भी बात करते हैं। ठीक है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं वो दबाव के कारण ही यही जो हवाएं चल के आती हैं पश्चिमी इलाकों से इधर से। ठीक है, तो इनसे भी उत्तर प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से कुछ मात्रा में बरसात हो जाती है। ठीक है, तो ये चार पांच हेडिंग आपको याद रखना कि जलवायु को कौन कौन से कारक मुख्यतः प्रभावित करते हैं। तो ये याद रखना, प्रेशर, विंड, हिमालय हो गया, कॉन्टिनेंटलिटी हो गया और लैटिट्यूड हो गया। अब कुछ वन लाइनर फैक्ट हम देखने वाले हैं। तो जितनी भी चीजें अभी तक हमने पढ़ी हैं उन्हीं में से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम देखेंगे कि कौन कौन से जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश की जलवायु। ठीक है,
2-3 बार तो हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं इसको। तो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखना है, या उष्ण कटिबंधीय जलवायु उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। कोपेन वर्गीकरण CWG हम देख चुके हैं। ट्रवाथा वर्गीकरण CAW याद रखना। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है भैया? पूर्वी उत्तर प्रदेश में होती है। सबसे कम बुंदेलखंड में। सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है? जनवरी होता है, ठीक है। तो ये भी हम देख चुके हैं। सबसे गर्म महीने की बात करेंगे, कौन सा है भैया? मई सबसे गर्म है, जनवरी सबसे ठंडा है। सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्र बुंदेलखंड के आगरा और झांसी याद रखना। सबसे ज्यादा तीव्र ग्रीष्म ऋतु कौन है भाई? बुंदेलखंड है। शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो अभी हमने देखा ना कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो वेस्टर्न वाले इलाके से आते हैं, इसके कारण जो है शीतकालीन वर्षा होती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है, जो वर्षा हो रही है, इसका मुख्य शाखा क्या है? तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, ठीक है। और जो 90% भाग है वर्षा का, वो साउथ वेस्ट मानसून से प्राप्त होता है। ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये जो वन लाइनर फैक्ट है, यहाँ से आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इससे बाहर जो है जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन जो है नहीं आएगा। तो अब याद रखना, वर्षा की बात हमने की है कि जैसे जैसे हम पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे, वर्षा जो है वो घटती जाएगी, वर्षा की मात्रा। जैसे जैसे हम कहता है नॉर्थ से साउथ की ओर आएंगे, ये घटती जाएगी, और परिवर्तनशीलता जो है वो बढ़ती जाएगी। 4 ऋतुएं हैं, ये हमें पता है। 4 ऋतुओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। 15 जून तक जो है मानसून गंगा के मैदान में पहुंच जाता है। बाकी जलवायु तो हम देख चुके हैं, उत्तर प्रदेश की जलवायु क्या है, ठीक है। अब बात करेंगे प्रदेश में मार्च से जून तक क्या रहता है। तो भाई मार्च से जून तक जो है वो ग्रीष्म ऋतु रहता है, ठीक है। अभी हमने जलवायु के बारे में पढ़ा है कि जनवरी से लेकर के ठीक है, नवंबर से लेकर के मार्च तक क्या रहता है, फिर मार्च से जून तक क्या रहता है, मिड जून तक। तो मिड जून तक जो है वो आपका ग्रीष्म ऋतु रहेगा। सबसे गर्म महीना की बात करेंगे तो मई और जून याद रखना, आपको खासकर याद रखना है, ठीक है। तो मई जून ये है, ये दोनों जो है वो काफी गर्म महीने आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो मई जून सबसे ज्यादा जो है वो गर्म महीने देखने को मिलेंगे, और इनमें भी मई बहुत ज्यादा गर्म होता है, याद रखना, ठीक है। जून की तुलना में मई ज्यादा गर्म होता है। अब अगर बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग और पूर्वी भाग से कहते हैं पश्चिमी भाग की ओर बढ़ने पर तापमान जो है वो बढ़ जाता है। याद रखिए, तापमान बढ़ता है, और वर्षा की बात करेंगे तो वर्षा घटती है। ये बात याद रखना, 2-3 बार ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जानी चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक औसत तापमान हम देख चुके हैं, आगरा झांसी बुंदेलखंड वाला जो एरिया है उसका रहता है। आखिर ये बुंदेलखंड इतना अधिक गर्मी क्यों होती है यहाँ पे दक्षिणी भाग में? क्यों? क्योंकि भाई कर्क रेखा के बहुत नजदीक है। हमने देखा था ना कि 23 डिग्री जो 5 अंश वाली कर्क रेखा है, वो उत्तर प्रदेश के बहुत करीब है, और खासकर उत्तर प्रदेश वाला एरिया जो है वो बहुत करीब है। अब वर्षा ऋतु कब होती है भाई? जुलाई से अक्टूबर तक वर्षा ऋतु होती है, ठीक है, ये हम देख चुके हैं। बंगाल की खाड़ी की याद रखना, बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है उसका दूसरा नाम पूर्वा है, ठीक है। और सब प्रदेश में होने वाली वर्षा 80 से जो 83% भाग है वो पूर्वा का ही होता है। मतलब जो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून, तो भाई हमने देखा था ना 85 से लेकर के जो 90% पार्ट आपको याद रखना, कहीं कहीं 80 से 83 भी देखने को मिलेगा, ये पूर्वा का पार्ट है। पूर्वा में सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा, तो देखो सर्वाधिक वर्षा हम जानते हैं पूर्वी तराई क्षेत्र में होती है। सबसे कम वर्षा जो है वो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में होती है, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट बात याद रखना है कि सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है वो गोरखपुर है, ठीक है। तो नोट्स में जो है चीजों को बार बार रिपीट इसलिए किया गया है ताकि बार बार जो चीजें हैं हमारे माइंड में जाएंगी तो अच्छी तरह से याद हो जाएंगी। अलग अलग तरीके से जब क्वेश्चन आएगा तो जो है एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो याद रखना, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर बता चुके हैं। लगभग औसत वार्षिक वर्षा 184.7 सेंटीमीटर, याद रखना। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? इंडिविजुअल जिला पूछे तो मथुरा, याद रखना, 54.4 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है, ठीक है। बाकी चीजें हम देख चुके हैं कि पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे तो वर्षा जो है घटती है, उत्तर से दक्षिण जाने पर वर्षा घटती है। सबसे ज्यादा वर्षा जुलाई में होती है, ठीक है। अब बात करेंगे हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में।
वर्षा की जो संभावित अवधि है वो 56 दिन है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महज 32 दिन। ठीक है, तो 56 दिन की बात करें, लगभग 3 महीने अधिकांशतः टाइम पे वर्षा होती है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 32 दिन ही रहती है। अब हमें देखना है कि तराई क्षेत्र की जो औसत वर्षा है वो है 150 सेंटीमीटर। ठीक है, पूर्वी और जो मैदानी क्षेत्र है, पूर्वी मैदानी क्षेत्र 112 सेंटीमीटर। तो याद रखना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि तराई क्षेत्र की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, 150 सेंटीमीटर। पूरब का जो मैदानी क्षेत्र है 112, मध्यवर्ती जो मैदानी क्षेत्र में 94 सेंटीमीटर, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र हैं उनमें 84 सेंटीमीटर और दक्षिण के पठारी क्षेत्र में 91 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा है, याद रखना। और उत्तर प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा पूछ ले तो 95 सेंटीमीटर आपको याद रखना है। ठीक है, 95 सेंटीमीटर उत्तर प्रदेश की औसत जो वार्षिक वर्षा है वो याद रखना है। अब हम बात करेंगे शीत ऋतु के बारे में। ठीक है, तो हमने देखा था नवंबर से फरवरी या मार्च तक। ठीक है, फरवरी या मार्च तक जो है वो शीत ऋतु होती है। सबसे ठंडा महीना हम देखते हैं जनवरी है। ठीक है, सबसे गर्म महीना आपका मई और जून की बात करता है। ठीक है, अगर स्पेशली आ जाए अलग अलग करके तो मई याद रखना है। ठीक है, सबसे ज्यादा वर्षा पूछ ले तो मेरे भाई जुलाई होता है। तो ये जो है वन लाइनर फैक्ट है, याद होने चाहिए, माइंड में बिल्कुल सेट होने चाहिए। शीत ऋतु में प्रदेश में उत्तर से दक्षिण बढ़ने पर तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, ये तो 4-5 बार लगभग लाइन आ चुकी है। और सबसे कम तापमान जो है उत्तर और पश्चिम के जिलों में होता है, तो याद रखना। तो उत्तर पश्चिम जो यहाँ वाले जिले हैं यहाँ तापमान कम देखने को मिलेगा, खासकर नॉर्थ वाले जो ये जो एरिया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये थे उत्तर प्रदेश की जलवायु से संबंधित जो है वो महत्वपूर्ण फैक्ट। और जितनी भी चीजें जलवायु से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने सारे के सारे इसमें जो है समाहित किए हैं। तो अब जो है अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन। ठीक है, तो इसको जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, खनिज संसाधन या मिनरल रिसोर्सेज जो है उत्तर प्रदेश के, इसको हम नेक्स्ट क्लास में यानी कि नेक्स्ट डे जो है इसको कवर अप करेंगे। तो ये बात जो है आपको ध्यान रखनी है। तो यूपी जीके की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जो विभिन्न एग्जाम में याद रखना 20 नंबर की यूपी जीके यूपी ट्रिपल एससी वाले एग्जाम में आती है। तो 20 नंबर को पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं हम आने वाले 1 महीने में। याद रखिए, आने वाले 1 महीने में जो है उत्तर प्रदेश जीके और साथ में कंप्यूटर की क्लासेस जो है वो आपके लगभग लगभग जो है जुलाई महीने तक पूरी तरह से जो है कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम इसमें ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उनकी भी एक सीरीज लाएंगे, तो जो लगभग लगभग सभी प्रश्नों को जो है कवर करेगी और लगभग लगभग 18 से जो है 15 से 18 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। साथ में अगर आप नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको जो है समय समय पर अपडेट मिलती रहे। चलिए भाई।